एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 के अंतर्गत चीज़ें स्टार्ट होगी, जिसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे संसाधन एवं विकास। तो ये चैप्टर बेसिकली 6 चैप्टर का है और आप इन सभी चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेटली क्लास 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से। तो आप कोशिश कीजिए अंतिम तक बने रहते हैं। बाकी हमने पहले भी बताया है कि अगर आपको इन सभी की वीडियोज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे, ठीक है। पीआरटी के लिए हमने सारी चीज़ें फ्री रखी है, लेकिन अगर आप टीजीटी का तैयारी करोगे पीआरटी का ऊपर के, तो उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे। इसलिए कि टीजीटी का तैयारी बेसिकली कौन लोग करते हैं, हायर क्लास वाले करते हैं या तो जॉब वाले करते, तो उनके लिए हमने कुछ मिनिमम चार्जेस रखे हैं। बाकी पीआरटी में मैक्सिमम लोग क्या रहते हैं, वो अभी स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, वो अपनी पढ़ाई ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने उनके लिए सारी चीज़ें फ्री रखी है। तो बिना देरी किए हम चीज़ों को शुरुआत करते हैं। सो ये हमारा संसाधन एवं विकास चैप्टर है, ठीक है। तो हम इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में पूछेगी या पहले पूछी जा चुकी है, या उसके अलावा कितने तरीके से आपको वो सवाल एग्ज़ाम में फिर से पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। और जहाँ जहाँ मुझे याद रहे कि वो सारी मैं ट्री 1, 2, बीपीएससी या जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके, मुझे जहाँ तक याद आएगा, रिकॉल कर पाऊँगा, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सो देखो, संसाधन बेसिकली हम ना दो आधार पे बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक से ही क्या आप समझते हो, नेचुरल, यानी जो नेचर में मौजूद है, यानी कि जो चीज़ें प्रकृति में पहले से मौजूद है, यानी जो हमें अपनी पृथ्वी के चारों ओर जो हम चीज़ें देखते हैं, है ना, जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा हम क्या देखते हैं, मानवीय। तो मानवीय का मतलब है कि जो मानव द्वारा निर्मित संसाधन है ना, ठीक है। तो वो हम इसे वर्गीकरण देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत दो संसाधन होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का मतलब क्या है कि हम उसे फिर से चीज़ें यूज में ला सकते हैं, यानी हम फिर से उसे नवीन कर सकते हैं, फिर से उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना, रीन्यूएबल कर सकते हैं, मतलब उसे हम रिन्यू करके फिर से उन चीज़ों को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो उसे हम क्या, किस भाग में लाएंगे, नवीकरणीय संसाधन में। और अनवीकरणीय मतलब जिसमें हम नवीन नहीं कर सकते चीज़ों को, फिर से हम नया करके उन चीज़ों को, उन माध्यमों को अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं, तो उसे हम अनवीकरणीय योग यानी अनवीकरणीय संसाधन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो पहला हम देखते हैं नवीकरणीय। तो इस नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में बेसिकली देखो, पवन, जल, सौर, है ना, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब नवीकरणीय चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग में लाते हैं। जैसे इथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं, उसे हम क्या करें, नवीकरणीय ऊर्जा में ला सकते हैं, इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, गन्ना के रस को, छोटे छोटे फलों के सूखे हुए चीज़ों को, परत को मिलाकर हम उसे इथेनॉल बनाकर और उसे पेट्रोल में मिश्रण कर रहे हैं, तो हम उसका रीयूज़ ही कर रहे हैं ना, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक से हम क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं ना, सौर ऊर्जा के माध्यम, सॉरी, पवन ऊर्जा के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है, पवन ऊर्जा कैसे काम करती है, सौर ऊर्जा कैसे काम करती है, जल से हम कैसे बिजली का निर्माण करते हैं ना, तो ये सब हमने बताया है। ये आप उदाहरण याद रखिएगा, वो एग्ज़ाम में क्या पूछेगा कि आप बताइए कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो सतत अथवा प्रवाह रूप में संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसके उदाहरण कौन है, निम्नलिखित उन्होंने ऑप्शन दे देगा, है ना। और उस ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं ना वो, तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यूज होता है, तो उसमें हम बैटरी के थ्रू क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं, सूरज की रोशनी से हम ऊर्जा लेकर लैंप जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, है ना। पवन ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं, उसका एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके हम उसका बिजली उत्पादन कर रहे हैं। पानी से क्या कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पहले बताई हैं, तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ।
अगला है जैव नेचुरल फॉर्म यानी बायोलॉजिकल नेचुरल संसाधन। वो क्या है? तो एक प्राकृतिक वनस्पति जैसे वन। तो वन का उपयोग हम कैसे करते हैं? वन का उपयोग हम करते हैं ना प्राकृतिक रूप से अपने दैनिक जीवन में वनों का प्रयोग, है ना। उसके अलावा क्या, वन्य जीव यानी वन्य जीव जो संसाधन है ये भी क्या है, नवीकरणीय फॉर्म में नेचुरल संसाधन यानी प्राकृतिक रूप से हमें नेचर के रूप में वन जीव वगैरह जो है ये नवीकरणीय योग में हमें प्राप्त होती है। अगला है अनवीकरणीय योग, मतलब जिसका हम नवीन फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे धातु। यह पुनः चक्रीय है, मतलब धातु का हम पुनः चक्रीय कर सकते हैं, मतलब पुनः चक्र करके पुनः उसका उपयोग करके इसका फॉर्म में ला सकते हैं। एक है अचक्रीय, मतलब उसका हम डबल उपयोग नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन, है ना। तो ये बस आपको इस्तेमाल बस ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें होती है कौन सी नहीं होती है। मानवीय में क्या होगा, संरचनाएं एवं संस्थान, है ना। जैसे रोड वगैरह ये सब क्या है, संरचना, इसका स्ट्रक्चर है। तो ये सब संसाधन हमने क्या किया, रेलवे ट्रैक वगैरह ये सब हम अपने यूज के लिए ला रहे हैं ना। मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार में कितना मात्रा में है, कितना उसकी गुणवत्ता है, क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्वांटिटीज़ है। तो ये सब क्या होगा, मानवीय संसाधन के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको बस एक ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछता है तो हमें बस पता होना चाहिए कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है ना। तो उसमें आपको पता चल गया कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तो ये सब क्या कर रहे हैं, है ना। ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन पूछेगा बताइए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या कर दोगे, धातु, जीवाश्म ईंधन, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या अनवीकरणीय होता है, नहीं होता। कोयला, ये सब क्या अनवीकरणीय, मतलब इसका एक बार जल गया, ये एक बार जल के हमने उसका प्रयोग कर लिया तो वो क्या हुआ, वो हमारे लिए डबल यूज में नहीं आ सकती है। तो आप बस इतना पॉइंट आप याद रखिएगा एक ओवरव्यू बना के। अब आगे देखते हैं। अब संसाधनों के प्रकार में देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है वो दो प्रकार के हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव से क्या होता है, जैव से जो जीव मंडल में मिलता है, सीधे एग्जाम में याद रखना, जैव यानी जीव मंडल, है ना। तो जीव मंडल में तो मानव भी आते हैं ना, क्योंकि हम भी तो एक जीव ही हैं, एक प्राणी ही है ना। जैव मंडल में प्राणी आते हैं, वनस्पति आते हैं, चाहे जितने भी फ्लोरा फौना हो, जो भी एनिमल्स हो, जो भी हो, सब क्या है, सब के सब जैविक रूप से हमारे लिए एक संसाधन का काम करता है। तो आप बेसिकली सिर्फ ये याद रखना, जैव संसाधन के एग्जाम्पल मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब क्या है, जैविक फॉर्म में है ना। अगला क्या है, अजैव संसाधन। तो जैसे चट्टानें, धातुएं, क्या ये सब सांस लेती है, नहीं लेती ना। तो जैव में क्या होता है, जो जीव मतलब जो जीवित फॉर्म में है ना, जो मतलब सांसें लेते हैं ना, या जो क्या करते हैं उसका उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। लेकिन अजैव संसाधन जो जैविक रूप से नहीं है बल्कि वो अजैव है, जैसे चट्टानें, धातुएं। तो ये आप बस याद रखना उदाहरणों को, वो एग्जाम में सीधे पूछेगा कि निम्नलिखित में से अजैव संसाधन के उदाहरण कौन है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो आपको याद रहेगी चट्टानें, धातुएं, तब तो आप बताओगे ना। अब अगला देखिए समाप्यता के आधार पे। अब समाप्यता का इंग्लिश क्या है मुझे नहीं पता। नवीकरणीय योग संसाधन का कौन कौन से उदाहरण है ये आप याद रखिएगा, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन्यजीव ऊर्जा, ये सब हमने ऊपर में देखा है ना। तो ये सब देखो, ये सब बेसिकली हमने बता दिया है, तो ये सब ऊपर में बता ही दिया, तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करनी अपने को। अब कुछ देख लेते हैं, जैसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन यानी कम्युनिटी बेस्ड, मतलब जो हम समुदाय के अंतर्गत जो स्वामित्व यानी जिस पे उसका अधिकार होता है। जैसे अगर हम एक गांव में रहते हैं ना, तो ये एक हमारे लिए क्या, एक समुदाय है ना। और इस समुदाय में जैसे मान लो राम के पास कोई चीज़ है तो उसकी स्वामित्व हुई, मतलब उसका अधिकार हुआ। श्याम के पास अगर गाय है तो उस पर क्या हुआ, श्याम का अधिकार हुआ। तो उस तरीके के उदाहरण देख लीजिए, जैसे गांव की समिलात भूमि, है ना, तालाब,
है ना, नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेत के मैदान, इस सब का सामुदायिक रूप से है, मतलब एक समुदाय विशेष का है ना, जो समुदाय स्तर पे जिसका होगा उसका अधिकार होगा, ठीक है ना। ये क्षेत्र मैंने बताया, तो इस क्षेत्र में जिसका होगा स्वामित्व उसी का होगा ना समुदाय स्तर पे, ठीक है। तो इसलिए बस उदाहरण आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय संसाधन यानी राष्ट्र के रूप में जिस पे सभी देश के नागरिकों का अधिकार होगा, तो वो क्या कौन होंगे, जैसे सड़कें, नहरें, रेल, ये सब क्या राष्ट्रीय संसाधन है। बस आप एग्जाम्पल याद रखिएगा बस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि बताइए भारत का संसाधनों पर या भारत का राष्ट्र की संपदा कितनी समुद्री मील तक है। तो कितना है, 12 समुद्री मील तक भारत क्या है उसका एकाधिकार है। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है ना, ये नक्शा के लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये जैसे इधर बे ऑफ बंगाल है ना, नीचे में हिंद महासागर, इधर अरब सागर, तो ये सब क्षेत्र है। तो इसके 12 नॉटिकल मीटर जो होगा ना, ये वाला जो क्षेत्र होगा 12 समुद्री मील तक, तो यहाँ तक भारत का एकाधिकार होगा। मतलब इन क्षेत्रों में खनन हो, इन क्षेत्रों में जैसे सोना मिला, हीरा मिला, तो इस पे अधिकार किसका होगा, भारत का होगा। इस पे चाइना आकर कब्जा नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल जो मान्यताएं होती है उसके अनुसार भारत को 22 मील तक के जो क्षेत्र में खनिज पाए जाएंगे, लवण पाए जाएंगे, या कोई भी चीज़ जो हमारे लिए अनुकूलित हो ना अनुकूलित हो, है ना, वो सभी के सभी किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे, भारत के आएंगे। अगला है कि 200 समुद्री मील की दूरी तक खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जैसे ये भारत हमारा नक्शा है ना, तो ये जैसे 200 नॉटिकल मील है ना, तो भारत का तो अधिकार था यही ना, 12 समुद्री मील तक ही था, यानी 22.2 किलोमीटर तक था। तो इसके बाद जो 200 समुद्री मील तक किसी देश की सीमा से लगा होगा, तो उस पे अधिकार उस देश का नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानक का होगा। मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी उसकी होगी। तो अब एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि बताइए कितनी समुद्री मील की दूरी तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उसके संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो 200 समुद्री मील तक। ये हमने पढ़ लिया कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है, ठीक है। जैसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए भारत के पास किन क्षेत्र में मैंगनीज ग्रंथियों का खनन का अधिकार है, तो हिंद महासागर की तलछट्टी तक है, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन किसी व्यक्ति का अधिकार होगा, है ना। जैसे अगर वो अपने घर में बाग बनाता है, तालाब बनाता है, कुआं बनाता है, तो उसमें क्या सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होगा। विकास के स्तर पे जो संसाधन है, जैसे संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान होते परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब कि जैसे मान लो ये पटना है ना, और इस पटना में सोने की खान मिली, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया, तो इसे क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। मतलब इसकी संभावना है कि आगे चलकर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। जैसे भारत की पश्चिमी भाग कौन होगा, ये वाला क्षेत्र होगा, ये नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट वेस्ट। तो इन क्षेत्रों में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से क्या होता है कि हम सौर ऊर्जा का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जैसे सोलर टफ वगैरह लगा के। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये खाली जगह है तो इधर में हवाएं बहुत तेज़ चलती है, तो अगर हम विंड टावर लगाते हैं तो उसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने बिजली उत्पादन के लिए। तो ये सब संभावी संसाधन, मतलब हम इसकी संभावना तलाश रहे हैं कि हम अगर किसी क्षेत्र में ऊर्जा विशेषता है तो उसका हम उपयोग करना चाह रहे हैं, बट लेकिन अभी हमने किया नहीं है। तो वो एक उदाहरण था। अब बस संभावी संसाधन पूछ सकता है कि बताइए संभावित संसाधन के उदाहरण क्या है, तो कुछ भी दे सकता है। तो आप इस तरीके से याद रखें कि उसकी संभावना है, लेकिन अभी हमने उस संभावना को इस्तेमाल में नहीं लाया है। अगला है संचित कोष। संचित का मतलब क्या होता है, संचय करना, मतलब हम अपनी ज़रूरतों के लिए आगे के लिए रिजर्व कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारे पास तेल का कुआं है, लेकिन हमने अभी इसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने इस तेल के कुआं को क्या किया कि किसी बगल वाले गांव में इसमें से 1 लीटर तेल निकाल कर और बगल वाले गांव में जाके डाल दिया। तो ये क्या करें, हम बगल वाले गांव में जाके इस तेल के कुएं से यहाँ पे अपना 1 बाल्टी तेल संचय कर रहे हैं, मतलब संचित कर रहे हैं। और उसे संचित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, संचित कोष। जैसे बांधों में जल, वन, है ना, हम बांध में क्या करते हैं कि बांध बनाकर जल का संरक्षण करते हैं। जैसे ये एक समतल खेत है तो हम इस पर बांध बना दिए। अब बांध बना दिए तो पानी इधर से आ रही थी, तो पानी सीधा ना जाके यहीं पे रुक जाएगी। तो हम क्या करें, सॉरी पानी को संचित कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, संचित मतलब अपने कोष का निर्माण कर रहे हैं, एक क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पानी हमें आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सके। और ये सब ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ पे जैसे राजस्थान के क्षेत्रों में, लद्दाख के क्षेत्रों में, है ना, सब जगह अलग अलग, कहीं पानी कहीं वन, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे राजस्थान में क्या बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, तो वहाँ पे पानी सूख जाती है, तो वहाँ पे पानी के लिए करेंगे। कहीं पे पेड़ नहीं उगते तो पेड़ के लिए लगाएंगे। तो क्या करें, संचित कर रहे हैं। अब अगला है कि वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, यानी ग्लोबल इकोसिस्टम को जो इफ़ेक्ट करता है। तो इफ़ेक्ट कौन करेगा, जैसे यहाँ पे पेड़ था, जैसे ये क्षेत्र में पहले एक पेड़ था, है ना, पेड़ का एक पेड़ था, यहाँ पे भी पहले पेड़ था, लेकिन अब इस पे संकट आ गए। तो ये जो संकट आ रहे मतलब किसी इकोसिस्टम पे संकट आ रहे। कौन सा इकोसिस्टम, तो इस क्षेत्र में जो पेड़ थी उस इकोसिस्टम पे संकट आ गए। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो वही कारण है भूमंडलीय तापन। मतलब इस क्षेत्र का तापमान बढ़ गया होगा, जिसके कारण यहाँ पे पानी की उपलब्धता में कमी आ गई और ये पेड़ सूखने लगा, पहला चीज़। अगला है ओजोन परत का अवक्षय, ठीक है। पर्यावरणीय प्रदूषण, प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से भी। और भूमि निम्रीकरण, मतलब भूमि का जो क्षेत्र रहा होगा इस क्षेत्र में, तो वो क्या होगा, यहाँ की जो भूमि थी वहाँ की ज़मीनें अलग धंस गई या वहाँ से अवसाद बन के किसी दूसरे क्षेत्र में चली गई, तो वहाँ भूमि की कमी हो गई, जिसके कारण उसकी जड़ वगैरह क्या हुई, सूखने लगी। तो ये सब कारण आप याद रखिएगा, ये जितने भी कारण है ना ये याद रखिएगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। वो एग्ज़ाम में पूछेगा कि बताइए निम्न में से वैश्विक भू पारिस्थितिकी संकट पैदा होने का क्या कारण, ये ऐसे पूछेगा कि बताइए ग्लोबल वार्मिंग का क्या खतरा है ना, इसके पीछे कारण क्या है, या कौन सी मानव गतिविधियाँ कारण है। तो प्रदूषण का बढ़ना, तापमान का बढ़ना, है ना, हम अत्यधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, पेड़ की कटाई कर रहे हैं, है ना, ज़मीनों की निम्नीकरण हो रही है, अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करें जिससे ज़मीन का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। ये सब है ना, बारिश नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि भाई उस तरीके का वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो रही है प्रदूषण बनने के कारण। अत्यधिक मात्रा में हम अवसंरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, भूमि धंस जा रही है। तो ये सब बस आप जनरल अपने दिमाग से ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखेंगे, तो अगर वो पूछेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑल ऑफ द एबव, तो इन वाले ऑप्शन में ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा।
अब यहाँ पे दिया हुआ रियो डे जेनेरिया पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। तो ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ क्यों था, पहली बात तो ये है। दूसरा, ये हुआ कब था, 2 तरीके के क्वेश्चन आएगा। तीसरा, ये हुआ कहाँ था, तो 3 तरीके के क्वेश्चन आएगा। तो पहली बात कि रियो डे जेनेरिया को ही क्या कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए निम्न में से पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है, या पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था रियो डे जेनेरिया में। और रियो डे जेनेरिया कहाँ है, ब्राज़ील में, ठीक है। जैसे बिहार का एक शहर है पटना, उसी तरीके से ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरा, जहाँ पे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्या पूछेगा कि कब हुआ था, तो वो हुआ था जून 1922। मई जून जुलाई ये सब याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ दिया था बीपीएससी ट्री 1 में कि बिहार काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, अप्रैल में, अप्रैल 1918, मई 1918। तो इसलिए आप याद रखिएगा जून 1992। 2 पॉइंट हुआ एग्जाम रिलेटेड से। तीसरा क्या पूछेगा कि पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन किस उद्देश्य से हुआ था, तो वो हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का क्यों नुकसान हो रहा है ना, तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, मतलब कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम हो, प्रदूषण से कैसे निपटा जाए, ज़मीन का अवसादीकरण को कैसे रोका जाए, पेड़ की जो कटाई हो रही है उसे कैसे रोका जाए, तो ये सब क्या है, पर्यावरण संरक्षण का एक भाग है। तो ये किसके उद्देश्य से किया गया था, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कौन सा सम्मेलन किया गया था, तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। और इसी सम्मेलन में एक एजेंडा स्वीकार किया गया था जिसे एजेंडा 21 कहते हैं। मतलब कि पूछेगा कि एजेंडा 21 कब स्वीकार किया गया था, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में स्वीकार किया गया था। अगला पूछेगा कि एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यहाँ पे सतत पोषणीय विकास से क्या संदर्भित है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। उससे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम उसे हर तरीके से कैसे सुधार सकते हैं, मतलब हर स्तर पे। मुख्य क्षेत्र तो हो ही गया कि टेम्परेचर वगैरह करना, प्रदूषण कम करना, है ना, निम्नीकरण कम करना। तो उसी को एक विस्तारित रूप से हम जो कह देते हैं तो सतत पोषणीय विकास। तो एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि बताइए निम्न में से भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास उद्देश्य किस संगठन का था, तो एजेंडा 21 का या पृथ्वी सम्मेलन का, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन 1 रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील का, ऐसे याद रखिएगा, कुछ भी दे सकता है, सिर्फ रियो डे जेनेरियो भी दे सकता है या पृथ्वी सम्मेलन भी दे सकता है। अब हम जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमने खनिज का भंडार अलग अलग देख ही लिया, बट एक बार और देख लेते हैं। जैसे खनिज और कोयला का भंडार सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। पहला एग्जाम के पॉइंट से हुआ इम्पोर्टेंट। अगला, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला, पवन और सौर ऊर्जा की संसाधन सबसे अधिक कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में। 3 क्वेश्चन हुआ। अगला, प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी क्या है, ये सांस्कृतिक विरासत की प्रचुरता कहाँ मिलती है, तो लद्दाख में। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, या मैच द कॉलम भी दे देगा जल संसाधन, लद्दाख, सांस्कृतिक विरासत, राजस्थान, पूछ देगा कि मैच द फॉलोइंग। तो आपको पता रहेगा तब ना, इसको ऐसे मिलाएंगे। तो ये चारों का चारों पॉइंट याद रखिएगा। अब देखो अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, गांधी जी का जो था संसाधनों के संरक्षण पर एक वक्तव्य है। अब इतना लंबा वक्तव्य पूछेगा कि नहीं पूछेगा हमें नहीं पता, बट अब थोड़े बहुत हिंट रखना, क्या पता वो दे दे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, है ना। तो पूछे कि ये कथन किसका है, तो गांधी जी का, और ये किस संदर्भ में है, तो संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में है। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई है, जैसे क्लब ऑफ पेरिस, ये किस चीज़ की वकालत करता है या इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है संसाधन संरक्षण करना। मतलब वो पूछेगा कि बताइए निम्न में से संसाधन संरक्षण करने की वकालत कौन करता है, या निम्न में से संसाधन संरक्षण का उद्देश्य किस संस्थान का है, तो वो आपका क्लब ऑफ रोम का है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अगला, सूमसेर नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन को, यानी गांधी जी जो दर्शन दिए संसाधन के संरक्षण को, उसने अपनी बुक में जगह दी। ठीक है, तो ये बुक का नाम और उस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। अगला है ब्रॉटलैंड आयोग। तो ब्रॉटलैंड आयोग का क्या उद्देश्य है या क्या सिफारिश है? तो उसका सिफारिश है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत करना या उसके एजेंडे को मुख्य रूप से लागू करना, उसे प्राप्त करना। और सतत विकास पोषणीय मुख्य रूप से किसका एजेंडा था? तो एजेंडा 21 का हमने ऊपर में देखा। और ये जो अभी ब्रॉटलैंड आयोग जो है, इसने कौन सी, इस अपनी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है इसका? इसका शीर्षक है हमारा साझा भविष्य, यानी आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसमें भी 3 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे कि बताइए हमारा साझा भविष्य किस संस्थान की रिपोर्ट है? तो वो ब्रॉटलैंड आयोग की। ब्रॉटलैंड आयोग किसकी सिफारिश करता है? तो सतत पोषणीय विकास की। तो ये पॉइंट आप याद रखते चलिएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 तरीके से चीज़ें दी हुई है। पहली चीज़ कि मैदानी क्षेत्र कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी है तो इसका मैदानी क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 43%। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट कि मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि और उद्योग के विकास के लिए। मतलब कि मैदानी क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? कृषि होता है और उद्योग लगते हैं। आप देखते हो ना, जहाँ पे ज़मीनें हैं, मतलब जहाँ पे खाली स्थानें है ना, मैदानी क्षेत्र, वहीं पे ना सड़क बनेगी, बिजली लगेंगे। कि पहाड़ी क्षेत्र पे, पहाड़ पे, बर्फ पे जाके आप सड़क बना दोगे जल्दी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, बस यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। पर्वतीय क्षेत्र पृथ्वी का 30% है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, ये किस लिए फेमस है? तो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए। आपको पता है कि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है उधर से ना नदियाँ निकलती है, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, ये सब कहाँ से निकलती है? सब हिमालयी क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से ही निकलती है ना। अब ये मत पूछना कि पर्वतीय क्षेत्र किधर है, ये आप अपने से सोचो कि मैंने पीछे पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई। और इसके अलावा ये पर्यटन विकास के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती। जितने भी पर्यटन हैं वो कहाँ हैं? देहरादून, लद्दाख, है ना, ये सब कहाँ पड़ता है? तिब्बत, ये सब कहाँ है? सब के सब पर्वतीय क्षेत्र में है ना। तो पर्यावरण विकास के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पर्यटन विकास के लिए तो पर्वतीय क्षेत्र। ये आप याद रखिएगा कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, लग रहा होगा आसान, पूछ देगा वहाँ पे, तो आप ये हो जाएंगे। अगला है कि पठारी क्षेत्र। तो पठारी क्षेत्र पहला भाग कितना पृथ्वी का है? तो 27%। और ये किस लिए फेमस है? तो खनिज के लिए, जीवाश्म ईंधन के लिए और वनों की अपार संचय के लिए। तो पठारी क्षेत्र जैसे छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, तो आपको पता है ना दक्कन के पठार में कितने घने घने जंगल होते हैं। झारखंड के क्षेत्र में कितने घने घने जंगल होते हैं। उड़ीसा के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, सब क्या है? पठारी क्षेत्र है। और इधर में जंगल देखते हो ना कितने होते हैं, एकदम सघन जंगल होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब अगला हमारा भू उपयोग, यानी भूमि का उपयोग, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है कि उपवनों के अधीन भूमि को हम क्या कहते हैं? तो उपवनों के अधीन भूमि वैसे भूमि होते हैं जहाँ पर शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। मतलब उपवन क्षेत्र, मतलब अगर ये पृथ्वी है तो ये उपवन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो वैसे क्षेत्र है जहाँ पे बोया हुआ, मतलब जहाँ पे गेहूँ नहीं बोया गया होगा, जहाँ पे चावल नहीं बोया गया होगा, तो वैसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? उपवन क्षेत्र। ठीक है। अगला है बंजर भूमि। तो बंजर भूमि कौन होंगे? जहाँ पे 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई, वैसे भूमि क्या कहेंगे? बंजर भूमि। अगला है परती भूमि। वैसे भूमि होंगे जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई, वैसे भूमि को क्या कहेंगे? परती भूमि। अगला है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। मतलब वहाँ पे जहाँ पे कृषि सबसे अधिक होती है, वैसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? शुद्ध निवल बोया गया हुआ क्षेत्र। अगला है भारत में भू उपयोग प्रारूप। तो
तो पहली बात, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितनी है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 33 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगला, सिर्फ हम 93% ही ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का भूमि के लिए उपयोग करते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा, बताइए कि हम भारत में भूमि उपयोग में कितने प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो 93%। अगला है कि भारत में भूमि उपयोग कौन सा क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं हुआ? तो हमारा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं हुआ। अब मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैंने इसलिए बता दी कि कहीं वो पूछ ले, दिन खराब होने वाला कुछ भी हो सकता है। अब अगला है कि हम कृषि कितने प्रतिशत क्षेत्र पे करते हैं? मतलब हमारे, अभी मैंने बोला ना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो उसका हम भूमि का उपयोग करते हैं 93%। मतलब उसमें भूमि पे हम क्या करते हैं? सड़क बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, सब करते हैं। लेकिन सिर्फ कृषि के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पे करते हैं? तो केवल 54%। ये भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला है कि बताइए वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ 80% भूमि पर खेती होती है? तो पंजाब और हरियाणा पर। मतलब कि उनके जितने भी क्षेत्र हैं ना, उसका 80% खाली खेती ही होती है, बाकी 20% पे घर द्वार, सॉरी हाँ, घर द्वार, बिजली, सड़क, पानी है। तो समझ जाओ। और अगला पूछे कि बताइए 10% से कम भूमि उपयोग वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट किस में आएगा? ज़्यादातर मोर देन वन ऑप्शन में आएगा, या सिंगल हैंडेड क्वेश्चन में एक ही बार ऑप्शन दे देगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे। तो इस तरीके से आपको ये सब फैक्ट याद रखना है। अभी जैसे बीपीएससी ट्री 2 में क्वेश्चन आया था कि बताइए भौगोलिक खोज के लिए कौन सा बढ़ावा दिया था? तो आंसर था क्या? पुर्तगाली और स्पेन। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग पुर्तगाली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस सब मार के आएंगे, क्योंकि सब जानता है कि भौगोलिक खोज के सब खोजते हुए आया ना। लेकिन नहीं, बढ़ावा कौन दिया था ये पूछा था। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला पूछेगा कि बताइए कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 33%। ठीक है, मतलब भारत का लक्ष्य क्या है कि हम 33% भूमि पर वन उगाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षण मजबूत होगा और वो क्या रहेगा? हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखेगा। और ये किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत। तो दो तरीके से क्वेश्चन है। पहला तो बताइए कितनी भूमि पर वन का लक्ष्य रखा है भारत ने? तो 33%। और दूसरा, किस अधिनियम द्वारा ये लक्ष्य है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत। अब यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया कि बंजर भूमि कौन होता है? तो पहाड़ी, चट्टानें, सूखी मरुस्थलीय, सब क्या बंजर भूमि है। आपके लिए लिखा है कि आपको याद रहे, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। और कृषि योग्य भूमि कौन होगी? जहाँ पे खेती वगैरह, दलदली क्षेत्र है ना, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ हो, जहाँ पे नमी हो मिट्टी में, तो सब क्या कृषि योग्य जमीनें हैं ना, या शुद्ध नेवल क्षेत्र बोल लो, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है बेसिकली, तो ये डाटा पूछता नहीं है, लेकिन अतुल सर ने जो बयान दिया है तो हमें डिटेल में अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी। ठीक है ना। तो पहला है कि भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। निम्नीकृत मतलब जो भूमि है ना, उसका जो क्षेत्र है वो निम्नकृत, मतलब उसका निम्न एक्शन हुआ, मतलब उसका क्षरण हुआ, मतलब वहाँ से मिट्टी क्या हुई? अलग हो गई। ठीक है, और वो कितने हेक्टेयर भूमि पे? 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे। ये पहला फैक्ट। और कितना प्रतिशत है? तो 28%। पूरे जैसे ये भारत है, तो पूरे भारत के क्षेत्र पे 28% जो क्षेत्र है वो क्या है? निम्नीकृत क्षेत्र है, मतलब उस क्षेत्र में मिट्टी कम है ना। अब अगला है कि जल अपर्दित क्षेत्र कितने हैं? तो 56%। दो फैक्ट है। पहला, निम्नीकृत क्षेत्र कितने हैं भारत में? तो 28%। और जल अपर्दित मतलब जैसे यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ से गंगा नदी है, तो गंगा नदी ये मिट्टी को लेकर कहाँ कर देगी? यहाँ कर देगी। तो क्या हुआ? जल अपर्दित मतलब जल के द्वारा अपर्दन हो। ये भूमि जो यहाँ थी, इसे पलट के गंगा जी ने यहाँ कर दिया, तो जल अपर्दित हो गई। वैसे भूमि कितना? 56%।
और इन दोनों को मिला दोगे तो 56 4 60 और 24 84, मतलब 84% ये हो गए। तो इसके अलावा बाकी पर कितना होगा, 16% बाकी क्षेत्र है। ये आपका मैप है, आप मैप देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूमि निम्नीकृत कैसे होता है ना। मतलब कि भूमि का क्षरण कैसे होता है। जैसे वनोन्मूलन, मतलब हम वन की कटाई करते हैं। पशुचारण, मतलब हम क्या करते हैं, बकरियों से, ऊँटों से, ये सब से क्या करते हैं, आसपास के जो वृक्ष लगे हैं उसे चरवा देते हैं, मतलब उसे खाने के लिए छोड़ देते हैं। खनन करते हैं, तो खनन से क्या होता है, उस क्षेत्र की मिट्टी क्या होती है, निम्नीकृत होती है। मतलब गड्ढा खोद दोगे तो मिट्टी क्या हुई, वो निम्नीकृत हो गई ना। वहाँ पे जो चीज़ें रही होगी आंतरिक क्षेत्र में, तो वो क्या होगी, वहाँ से हट के दूसरे क्षेत्र में चली जाएगी। उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ये सब हो गया। हाँ, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे वनोन्मूलन हमने पढ़ा, तो पूछे कि बताइए वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, तो उड़ीसा में हुआ, पहला चीज़। अति पशुचारण से भूमि निम्नीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये चारों के चारों स्टेट याद रखिएगा। और अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्यों, क्योंकि इसी क्षेत्र में क्या आया था, हरित क्रांति। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब देखो कि सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग होता है, तो चूना पत्थर का। मृदा बर्तन उद्योग में किसका प्रयोग होता है, तो सेल खड़ी का। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिए, या खड़िया मृदा का। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि पेड़ों की रक्षक मेखला ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, भूमि निम्नीकरण से हमें सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो रक्षक मेखला का काम क्या है, निम्नीकरण समस्या से हमें वो सुरक्षित रखता है। ठीक है। ये पूछेगा एग्जाम में, पहले पूछा था मल्चिंग, इस बार पूछ सकता है रक्षक मेखला क्या है। अगला है मृदा संसाधन, यानी मिट्टी का संसाधन जो है। तो पहला वाला इसका विकास कैसे होता है, तो पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। तो पहला तो पूछेगा कि बताइए पौधों के विकास का माध्यम कौन है, तो मृदा है, यानी मिट्टी है। मिट्टी तो जमीन के अंदर रोपी जाती तभी ना उसे लवण खनिज वगैरह प्राप्त होते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि मृदा एक जीवित तंत्र है या अजीवित तंत्र है। तो एक जीवित तंत्र है, तभी तो ये हमें क्या करता है, नमी लाता है, बंजर हो जाता है, अपरदित हो जाता है। अगर ये मरा हुआ रहता है तो वहीं पे एक चट्टान की तरह काम करता है ना, वो कभी क्षेत्र वहाँ से अपरदित होता ही नहीं, वो वहीं पे जमा रह जाता। मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से भाग लेते हैं, मतलब मिट्टी का निर्माण में। तो ये मोर देन वन ऑप्शन में पूछा गया, जैसे उच्चावच, जनक शैल, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति आदि, तापमान परिवर्तन, बहते हुए, बहुत सारा क्षेत्र है ना। तो बस आप इसको याद रखिएगा कि मृदा जो संसाधन उसके निर्माण में कई चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे एक तो मृदा अपरदन हुआ, तो यहाँ से मिट्टी आके यहाँ पे जम गई, तो यहाँ पे क्या, मिट्टी का निर्माण हो गया। ठीक है। शैलें हुई, तो शैलें क्या होती है, मिट्टी के अंदर से चीज़ें होती है ना, तो वो जिस तरीके से वर्क करेगी। जलवायु, मतलब उस क्षेत्र का जैसा क्लाइमेट होगा उस हिसाब से मृदा का निर्माण होगा, या तो बंजर होगा या वो क्या होगा, नमीदार होगा। जैसे राजस्थान में बंजर है, और कोई क्षेत्र में मध्य प्रदेश वाला या अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में क्या ज़मीनें नमी होती है ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। तापमान, तापमान अगर ज़्यादा होगा तो अगर संघनन क्षेत्र है तो वहाँ क्या होगा, बारिश होगी, मृदा नमी होगी। लेकिन तापमान ज़्यादा है और वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बंजर ज़मीनें होगी। अगला है कि मृदा का निर्माण जैव और अजैव दोनों पदार्थों से होती है। ठीक है ना, वो दे देगा कि मृदा का निर्माण निम्न तरीके से होती है, जैव अजैव दोनों या कोई नहीं। तो जैव और अजैव दोनों प्रकार से होती है। अभी जैसे जलोढ़ मिट्टी है, तो ये सब हमने पढ़ चुका है, ठीक है ना, फिर भी बता देता हूँ कि संपूर्ण उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है।
इसके अलावा नदी तंत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, मतलब कि जैसे यहाँ से बह के यहाँ पे आके फैला दिया ये तीनों नदी, तो ये जो अवसाद हुआ ये भी क्या है, जलोढ़ मृदा का ही भाग है। ये आप सिंपल सा उदाहरण देख लो कहाँ पे कौन नदी मिलती है। ये आप मैप देखो एक बार और इसे आप महसूस कीजिए। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये पर्वतीय क्षेत्र वाला मिट्टी है, लाल मिट्टी इधर में पड़ती है, काली मिट्टी वाला ये सब क्षेत्र है। तो ये बस आप याद रखिएगा, है ना। इसको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा है ट्री 1 एंड ट्री 2 में। ये मृदाएं कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पहला तो हिमालयी क्षेत्र में, फिर राजस्थान और गुजरात पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी तटीय मैदान पे। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदी के डेल्टा में भी निर्माण होता है। तो ये मोटा मोटी आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो, लेकिन जिसे टीजीटी का देना उसे तो याद रखना मस्ट है। अब अगला एक महत्वपूर्ण दिया कि चो क्षेत्र किसे कहते हैं। चो क्षेत्र एक नाम है, तो क्षेत्र किसे कहे जाते हैं, तो ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसे मृदाएं पर्वत की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार का निर्माण करती है, उसे चो क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कैसे आप समझोगे, जैसे मान लो नदी घाटी का तंत्र है ना, मान लो कि कृष्णा गोदावरी नदी घाटी का एक क्षेत्र है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ढाल है ना, ये ढाल जैसे यहाँ से शुरू हुआ ऐसे ढल रहा है ना, तो यहाँ पे जो एक मोटा कण, मतलब एक मोटा क्षेत्र वाला कणीय मिट्टी का क्षेत्र जो मिलेगा, पदार्थ जो मिलेगा, तो इसे हम कहेंगे चो क्षेत्र। ठीक है, बस इतना ही याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक लॉजिक देखो, यहाँ आयु के आधार पे है ना, पूछेगा कि बताइए जलोढ़ मिट्टी और बांगर मिट्टी का निर्माण किसके आधार पे होता है, तो उसके आयु के आधार पे होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जलोढ़ नया होता है और बांगर पुराना मिट्टी होता है। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी बांगर और नया जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाता है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कणें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि खादर मिट्टी नया है ना, तो नया में जब गंगा के नदियों से या कृष्णा गोदावरी नदी के तलछट्टियों से जब वो नदी का बहाव होकर अपरदित होगा, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में आएगी वो छोटे छोटे महीन कण, क्योंकि वो समुद्र के रास्ते से जब वो बहाव होता है तो उसमें बहुत सारे कणीय पदार्थ आ जाते हैं ना, इसलिए वो नया है। इसलिए अगला है कि जलोढ़ मृदाएं। तो पता है कि सबसे अधिक भारत में जलोढ़ मृदाएं मिलती है और सबसे उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मृदाएं। तो पहला ये बहुत ही उपजाऊ है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना सबसे ज़्यादा होता है। और ये किस फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो गन्ना, चावल, गेहूं के लिए और दलहन फसल के लिए। और मिट्टी क्या होती है, तो मिट्टी क्षारीय होती है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से। ठीक है। अगला समझिए काली मृदा। तो काली मृदा को हम क्या कहते हैं, रेगोर मिट्टी कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी है कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है ना। और काली मृदा किस क्षेत्र में मिलती है, तो दक्कन पठार के क्षेत्र में। ठीक है। दक्कन पठार के क्षेत्र में कौन से, अगर राज्यों में पूछे कौन राज्यों में, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में। और नदियों में पूछे कि बताइए कौन से नदी घाटी में काली मृदा पाई जाती है, तो गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों में। इसमें भी कौन कौन सी मिलती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना मिलती है। ठीक है। और फास्फोरस की मात्रा कम होने के कारण, फास्फोरस कम होती है और बाकी सब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पूछा होता है काली मृदा में फास्फोरस कम होती है कि ज़्यादा होती है, या ऐसे पूछा कि फास्फोरस कम किस मृदा में होती है निम्न में से, तो काली मृदा में। और गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती है। तो इसमें भी एक पॉइंट होगा, क्यों? क्योंकि ये शुष्क मृदा है ना, तो शुष्क मृदा में क्या होगी, दरारें पड़ जाती है, बंजर भूमि हो जाता है, इसलिए उधर सुखाड़ की ज़्यादा होगी।
तो काली मृदा वाले क्षेत्र में क्या होगी, सबसे ज़्यादा सुखाड़ वाला भी आपको मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला लाल और पीली मिट्टी, तो ये कहाँ मिलता है, तो दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मिलता है। वो भी कौन क्षेत्रों में, तो रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में, और मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के क्षेत्रों में। अब यह है कि ये लाल होती क्यों है, तो लाल होती क्यों है, रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण ये क्या होता है, लाल होता है। और पीला क्यों होती है, तो पीला जल योजन के कारण होती है। तो दो तरीके के क्वेश्चन हो कि लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, तो लौह धातु की मौजूदगी के कारण, और पीला मिट्टी पीला क्यों होती है, तो जल योजन के कारण। अगला है लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी बनता कैसे, तो भारी वर्षा के अत्यधिक निछालन के परिणाम, मतलब जहाँ पे अधिक वर्षा होगी ना तो उसके कारण जो मिट्टी का अपरदित हो जाता है, मतलब निछालन हो जाता है, जिससे लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, और इसमें इतना अत्यधिक इस क्षेत्र में होता है तापमान, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो पूछे कि बताइए अत्यधिक तापमान के कारण किस क्षेत्र की मृदा में बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, तो लैटराइट मृदा के क्षेत्र में। और ये मृदा मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। और ये चाय और कॉफ़ी के लिए फेमस है ये मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। और चाय कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ होती है, तो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। एग्जाम में सीधे पूछेगा, है ना, और दे देगा कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। और लैटराइट मृदा काजू की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, और काजू सबसे अधिक कहाँ होती है, तो तमिलनाडु, आंध्रा और केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। अब है मरुस्थलीय मृदा, तो मरुस्थलीय तो क्या है, शुष्क क्षेत्रों में मिलेगी, मतलब रेगिस्तानीय क्षेत्र में मिलेगी। तो रेतीली और लवणीय होती है, क्योंकि आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र की पानी कैसे होती है, नमकीन होती है, तो लवणीय। रेतीली होती है मतलब बालू का जो आकार हो क्या होता है, रेतीला होता है, पतला महीन कण सा होता है। ठीक है, ये सब विशेषताएं हैं। ये इतना डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूँ सर, क्योंकि अतुल सर ने जो बोला है ना, उसके बाद मैंने इस चैप्टर को, मैंने चैप्टर वाइज इस क्लास को इसलिए मैंने लेना प्रारंभ किया है। अब है कि खाने का नमक कैसे बनता है, तो झीलों से जल को वाष्पित करके हम खाने का नमक बनाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बताइए खाने का नमक का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, तो झीलों के जल को वाष्पित करके। ये तो नहीं पूछना चाहिए, मैंने कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बता दिया, आप इसे एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। अगला है वन मृदा, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे वनों की अधिकता होती है, वैसा मृदा जहाँ पे वन सबसे अधिक होते हैं, तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र। ये नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिलटदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है ना। तो कैसे पूछेगा एग्जाम में, ये पूछेगा कि बताइए वो कौन सी मृदाएं हैं जो नदी घाटी में दोमट और सिलटदार होती है, तो वन मृदाएं। ये एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है, मतलब इस मृदा में अधिशिल्कित यानी एसिडिक तथा ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। अब है कि मृदा अपरदन और उसका संरक्षण कैसे करना है, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पशुचारण, वनोन्मूलन, निर्माण और खनन इत्यादि को रोककर हम क्या कर सकते हैं, वर्षा मृदाओं के निम्नीकरण को रोक सकते हैं, जैसे हमने ऊपर में पढ़ा भी है। अगला है उत्खात भूमि यानी बैड लैंड। बैड लैंड से संदर्भित हो रहा है कि ऐसे लैंड जहाँ पे भूमि कृषि योग्य नहीं होती, मतलब वो जोतने योग्य नहीं होती, तो ऐसे क्या होगा, बैड लैंड। अगला है खड्ड भूमि यानी रैविन भूमि, तो वैसे भूमि जो चंबल बेसिन के क्षेत्र में मिलते हैं खड्ड भूमि कहलाते हैं। पूछेंगे बताइए खड्ड भूमि किन क्षेत्रों में मिलती है, तो चंबल नदी क्षेत्र में मिलती है।
यह है पवन अपर्दन। तो पवन मतलब जो हवा के साथ जो उड़ के मृदा बनती है, तो वो क्या पवन अपर्दन, इसमें कुछ समझने की चीज़ है नहीं। अगला है समोच्च जुताई यानी काउंटर प्लाविंग। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटता है। मतलब जैसे ये क्षेत्र है ना, तो इस क्षेत्र में क्या है, पानी है भरा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक गाय ले लेते हैं और ये हल है, ठीक है ना। तो जब हम ये हल चलाएंगे ना, तो ये हल चलाने से इस समोच्च जोताई खेती में, समोच्च जोताई के कारण, मतलब ये हल चलाने की विधि से जो जल की बहाव की गति है वो रुक जाती है। तो क्या होता है, समोच्च जुताई उसे कहते हैं। मतलब समोच्च मतलब समोच्च मतलब हम उसे सभी प्रकार की उच्च जुताई प्रदान करें जिससे जल का बहाव ना हो बल्कि उसका संरक्षण हो जाए। अगला है सोपान कृषि। तो सोपान कृषि क्या करती है, जो भूमि अपरदन होता है ना उसको नियंत्रित करती है। और ये सबसे अधिक किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो पश्चिमी और मध्य हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं, जहाँ पे सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि मिलती है ना। यानी सोपान कृषि को हम सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं। जैसे क्या, ऐसे ऐसे। तो क्या करेगा, सीढ़ीदार कृषि है तो यहाँ पे अगर पानी आएगा तो यहाँ रुक जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ रुक जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ रुक जाएगा, पानी हो या भूमि हो, ठीक है ना, सबका वही बात है। अगला है स्ट्रीप फार्मिंग यानी पट्टी कृषि। तो क्या होगा, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है, ये पवने द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। जैसे यहाँ पे गेहूँ है, यहाँ पे फिर गेहूँ है, यहाँ पे फिर गेहूँ है, तो यहाँ पे क्या करें, ऐसे पट्टी का निर्माण कर देंगे, है ना। यहाँ पे पट्टी का निर्माण करें तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी आके जम जाएगा, यहाँ पे पानी आके जम जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम कृषि को संरक्षित करेंगे और फसल जो होगा वो हमारा अधिक मात्रा में अपनी पानी भी उससे अवशोषित कर सके और वहाँ पे जो उत्पादकता है वो भी बढ़ा रहे। मेखला मेखला वाला हमने ऊपर में देख ही लिया। अब देखो एक गांव है सुखो माजरी गांव, कहाँ, झाबुआ जिला में। इसने भूमि निम्न प्रक्रिया को सुधारा है। मतलब जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा था उसको सुधारने का उदाहरण कौन सा गांव है, तो सुखो माजरी गांव। और ये कहाँ पड़ता है, झाबुआ जिला में। जैसे पूछा था ना चिपको आंदोलन वाला, तो इसी तरीके से पूछ सकता है कि भूमि निम्नीकरण का उदाहरण किस गांव में हमें देखने को मिलता है, किसने करके दिखाया है, तो सुखो माजरी गांव या झाबुआ जिला। अब अगला है इम्पोर्टेंट कि वह कौन सी सरकार है जिसने पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार। ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आप देखोगे कितनी लंबी वीडियो होगी। ये आप क्वेश्चन सब बनाना, ठीक है, और इसे ट्राई करना कैसे आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हम सेकेंड चैप्टर जल्दी आपको बना के देंगे। वन एवं वन जीव वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो कि चीज़ें रिपीट हो रही चैप्टर। ये चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा बट फिर पढ़ेंगे रिवीजन पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, दम लगा के पढ़िए, कहीं भी प्रॉब्लम है हमें बताइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच।